हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हमारा मॉड्यूल 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 6 का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट चैप्टर 6 का, प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। The Government of India, keeping in mind the need for a price policy, set up a committee। बहुत सारी कमिटीज बनाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर झा। ये जो कमिटी है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट कमिटी है, ठीक है, प्रोफेसर झा 1964-65। द झा कमिटी recommended the prices of agricultural commodities for the year of 1964-65। The Jha committee further recommended setting up एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बिठाओ, अलग से एक कमीशन बनाओ, ठीक है। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन was set up in 1965। Currently the commission is called as Commission CACP, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ठीक है, इसका नाम है। किसने रेकमेंड किया था? प्रोफेसर झा ने। कब किया था? 1965 में, ठीक है, याद रखना है ये चीज। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइसेस, मतलब भाई कम से कम इतना प्राइस तो हमको रखना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, तो वो लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो लैंड यूज कर रहे हैं, जो लेबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, कंपैरेटिवली अदर इनपुट्स के प्राइसेस क्या है, कंपैरेटिवली अदर क्रॉप्स के प्राइसेस क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो लोग स्टडी करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट एक प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ये CACP वाले क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स लेते हैं, तो पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, के इनपुट्स के प्राइस कितने चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से वो लोग प्राइस चेंज करेंगे। मार्केट में ऑलरेडी प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है देखेंगे। रिस्क फैक्टर बहुत जरूरी है, कितना है लॉस होने के चांसेस, इंडस्ट्रियल कॉस्ट पे इस पर इफेक्ट क्या आने वाला है, क्योंकि अगर ये लोग ने एग्रीकल्चर प्राइसेस के प्राइस बढ़ाए, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री के भी तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, अगर इंडस्ट्री के इनपुट्स के प्राइस बढ़े तो इंडस्ट्रियल फिनिश गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है मार्केट में, पैरिटी, मतलब एक कंपैरिजन देंगे अलग अलग क्रॉप्स के बीच में, पैरिटी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का प्राइस देंगे। ऑल्सो एक कंपैरिजन देंगे बिटवीन द प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स एंड पेड बाय द कंज्यूमर्स। अभी देखो क्या होता है, फार्मर्स को मिलता कुछ और है, कंज्यूमर्स पे कुछ और कर रहे हैं, तो वो भी एक कंपेयर करके देख लो, ठीक है। ट्रेंड क्या है मार्केट में प्राइस लेवल का, तो ये सारी चीजें वो लोग फैक्टर्स ध्यान में रख के करंट ईयर के कमोडिटीज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, अभी इन लोग ने जो प्राइस डिसाइड तो कर लिया, अब वो अनाउंस करते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस और एक होता है इश्यू प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है, ठीक है, कि कम से कम बेचारे फार्मर को इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए, चाहे आप बाहर बेचो या किसी को भी बेचो, उसके नीचे के प्राइस पे आप प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीद सकते नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। उसके बाद होता है प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। प्रोक्योरमेंट प्राइस में क्या होता है, गवर्नमेंट फार्मर्स के पास से जो प्राइस पे प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेता है, इसको हम लोग प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। एंड उसके बाद होता है इश्यू प्राइस, जिसको हम लोग जो प्राइस पे गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट जो खरीदा है वो बेच रहा है कंज्यूमर्स को बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बेनिफिट के लिए। एंड अब होता है स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आप ये प्राइस के नीचे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो इट इज इलीगल। क्या हो जाता है? वो इलीगल हो जाता है, आप उसके नीचे आप खरीद नहीं सकते हो प्राइस पे, ठीक है। यस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड ईच ईयर बाय CACP टेक्स इनटू अकाउंट द अबाउ मेंशन, जो हम लोग ने फैक्टर्स देखे थे वो सब के बेस पे वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं।
द कॉस्ट कॉन्सेप्ट कवर्स ऑल द आइटम्स एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन इंक्लूडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यू। देखो इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है, बहुत बार अगर मैं बोलूँगा तो मेरी खुद की ज़मीन है, मैं खुद लेबर हूँ, तो मैं खुद को तो सैलरी दूंगा नहीं, मैं खुद की ज़मीन का रेंट तो पे करूँगा नहीं, तो एक एस्टिमेट कर लेता हूँ कि अगर मैं रेंट पे लैंड लेता तो कितना रेंट पे करता, अगर मैं किसी लेबर को हायर करता तो उसको कितना वेजेस पे करता, तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अभी दो तरह के कॉस्ट होते हैं, C2 कॉस्ट एंड C3 कॉस्ट। C2 कॉस्ट पहले जानते हैं, इंक्लूड्स ऑल द एक्चुअल एक्सपेंस जो भी कैश में हुए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्लस ओनर का अगर वो रेंट पे कर रहा है खुद को वो काउंट कर लेने का, और अगर वो खुद काम कर रहा है वहाँ पे तो उसका वेजेस काउंट कर लेने का, या अगर उसका कैपिटल है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट काउंट कर लेने का, ठीक है, अगर लैंड है तो उसका रेंटल वैल्यू काउंट कर लेने का। तो एक्चुअल कैश एक्सपेंस प्लस इम्प्यूटेड कॉस्ट किसी भी चीज़ का, चाहे लैंड का हो, लेबर का हो या कैपिटल का हो, ठीक है, ये सब मिला के हमको क्या मिलता है, C2 कॉस्ट। क्या मिलता है, C2 कॉस्ट। बट उसके बाद आता है C3 कॉस्ट। गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, भाई ये कॉस्ट तो मिनिमम है, लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मैनेजरियल भी तो अकाउंटिंग होता है, ठीक है, मैनेज करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगते हैं, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन समझ लेने का, भाई वो अपना बिजनेस संभाल रहा है, उसका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो आपका C2 कॉस्ट आया था ना, उसमें 10% ऐड कर देने का। कितना ऐड करने का, C2 कॉस्ट में 10% ऐड कर देने का। ओके, ठीक है। तो द फॉर्मूला क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, C2 प्लस C3, ठीक है, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला, C2 प्लस C3, इतना उसको मिलना चाहिए। ओके, स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या है, स्वामीनाथन, द MS स्वामीनाथन, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बोलो वो, ठीक है। MS स्वामीनाथन कमिटी टाइटल द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स recommended to fix minimum support price at 50% more than weighted average cost, ठीक है, ये जो भी हम लोग लेंगे C2 मिल रहा है अपने को, ठीक है, उसमें 50% ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, 50%। फार्मर्स ड्यूरिंग देयर रिसेंट एजिटेशन इन महाराष्ट्र डिमांडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन फॉर्मूला, कि भाई ये फॉर्मूला लगा लो आप, ठीक है, हमको वो C2 प्लस C3 नहीं चाहिए, हमारा जो C2 है उसमें हमको 50% और बढ़ा के दे दो, हम उसमें खुश हैं, हमको उससे अलावा और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 23 मेजर कमोडिटीज है, जिसमें 7 सीरियल्स आते हैं, 5 पल्सेस आते हैं, 7 ऑयल सीड्स आते हैं एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में स्टेटेड दैट MSP फॉर द राबी सीजन विल बी, राबी सीजन के जो गुड्स होते हैं उसके कितना MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, बट डिड नॉट इलेबरेट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अभी ये जो C2 काउंट करेंगे या C3 काउंट करेंगे वो नहीं बता रहे, बस इतना बोल दिया कि भाई जितना भी कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा उसका 1.5 टाइम्स हम लोग लेंगे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन वो नहीं बताया कि कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी, वो थोड़ा उन्होंने राज रख दिया, गुमराह कर दिया है लोगों को, ठीक है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट आर इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म गारंटी, कि भाई प्रोड्यूसर को अच्छा खासा अपने एफर्ट्स के लिए थोड़ा पैसा मिले एंड उसको लगे कि भाई मैं कुछ कमा रहा हूँ, ठीक है, एक गारंटीड इनकम मिल जाए। फ्लोर प्राइस है कि भाई इतना तो कम से कम पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें 23 मेजर क्रॉप्स आ गए ये स्कीम के अंदर। अभी आया स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इसके नीचे अगर आप बेचोगे तो समझ लो वो तो गुनाह है, इल्लीगल है, पाप लगेगा, गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी आपको, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को भी प्राइजेस को एक लीगलाइज वे में लाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़े। वैसा था कि भाई लोग सीरियसली ले मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, तो लीगलाइज कर लिया, इलीगल कर दिया उसके नीचे अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो, ठीक है। तो मिडल मैन के लिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था। अच्छी बात है, उनके लिए तो प्रॉब्लम होना ही चाहिए दोस्तों। Earlier in the case of 2 commodities, namely jute and sugarcane, the minimum support price had been assigned a statutory status. पहले सिर्फ 2 के लिए ही बोला गया था कि statutory status है, इसके नीचे आप खरीद सकते नहीं हो। This made it illegal for anybody to purchase a commodity at a price less than MSP.
इन द केस ऑफ शुगर केन नो फैक्ट्री कैन पे अ प्राइस लोअर देन अ स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। कोई भी शुगर फैक्ट्री मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम प्राइस पे कर सकती नहीं है। इन केस ऑफ जूट द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू रिमेन वीक, हैंस द एनफोर्समेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब जूट में मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो लिमिटेशंस आ गए थे कि भाई ये इसको कैसे डील करेंगे। तो हम लोग ने ये जो स्कीम थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए। तो इसमें इफ नेसेसरी, ओके, जरूरत पड़ी तो हम लोग किसी भी कमोडिटी में स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस लेके आ सकते हैं, ओके। इसके अलावा अभी आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो मैंने आपको बताया जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर्स के पास से क्रॉप्स खरीदता है उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सॉरी प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स ग्रेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। नॉर्मली द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज हायर देन द मिनिमम प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे ही गवर्नमेंट खरीदता है, ठीक है। उसके बाद आता है इश्यू प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेच रहा है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनको। तो ये जो प्राइस होता है उनके प्रोक्योरमेंट प्राइस से कम होता है। गवर्नमेंट ज्यादा प्राइस पे खरीदता है लेकिन कम प्राइस पे बेचता है, ठीक है। दे आर द प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन्स एट रेशन शॉप्स। दे आर लोअर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए। द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस इज मेड बाय गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अपना खर्चा बढ़ा रहा है। फॉर अंत्योदय अन्न योजना स्कीम द इशू प्राइस वॉज 300 2002-3 में, एंड तब से लेके आज भी इशू प्राइस उतना ही चल रहा है। गवर्नमेंट ने इशू प्राइस बढ़ाया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का परचेज प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस तो हर साल बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट देखो 35 रुपये केजी का लेता है और 3 रुपया 2 रुपया में बेचता है, 1 रुपया में तो कोर्स ग्रेन बेच देता है, ठीक है। तो बहुत कम प्राइस पे गवर्नमेंट दे रहा है इसको, सो दैट गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है, बेसिकली। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहा है, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज बनाई है, ठीक है, इंटरेस्टिंग द टास्क टू डिफरेंट एजेंसीज। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी एजेंसी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स के लिए। उसके बाद आया कॉटन एंड जूट कॉर्पोरेशंस, ठीक है, कॉटन एंड जूट शुगर मिल्स के लिए रिक्वायर एटलीस्ट द मिनिमम प्राइस, ठीक है। टोबैको बोर्ड आया, ठीक है, टोबैको के लिए टोबैको बोर्ड स्टार्ट किया उन्होंने, टी स्पाइसेस और वो सब भी उसमें इंक्लूड कर लिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर। अभी देखो क्या होता है, बहुत बार कंट्री के अंदर कुछ क्रॉप्स का सप्लाई अचानक से कम हो जाता है, और अगर मार्केट में सप्लाई कम हो गया तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम हो गई तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। या बहुत बार मार्केट में कुछ क्रॉप्स का सप्लाई एकदम से ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से मार्केट में उसका सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड तो सेम है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो इसके लिए नेशनल ये जो इस्टेब्लिशमेंट है फॉर फोरकास्टिंग सेंटर, क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर, तो ये लोग क्या करते हैं, एडिबल से ऑयल सीड्स, ये वो जितने भी क्रॉप्स हैं सबका फोरकास्ट करते हैं मार्केट में सप्लाई, सो दैट उस हिसाब से वो लोग प्राइसेस को मैनेज कर पाए पहले से, ठीक है। फिर सेटिंग अप ऑफ हाई पावर्ड प्राइस मॉनिटरिंग बोर्ड, एक बहुत बड़ा बोर्ड बना है जो प्राइस को मॉनिटर करेगा, भाई मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जब चाहिए तब बोलेगा गवर्नमेंट को, भाई इधर लाओ, ठीक है। फिर बफर स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। बफर स्टॉक पता है क्या होता है कि भाई किसी साल अगर अकाल दुकाल आ गया अपना, भाई अपनी हालत ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है तो क्रॉप्स नहीं हो रहे अगर किसी साल, तो कम से कम 1-2 साल तक कंट्री के अंदर चलते रहे उतना क्रॉप्स गवर्नमेंट खरीद के रखता है, एंड उसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक, ठीक है। कंटिन्यूसली हर साल गवर्नमेंट बफर स्टॉक खरीदती है, पुराना जो स्टॉक होता है उसको बेच देती है, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउसिंग की एक फैसिलिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं फूड ग्रेन्स थोड़े टाइम के लिए, सो दैट जब डिमांड हो तो उस हिसाब से मार्केट में सप्लाई
किया जाए। रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब वहां पे मॉनिटर करने के लिए, देखभाल रखवाली करने के लिए मार्केट्स में कोई एक हेड होगा ऊपर, तो उसको रेगुलेटेड मार्केट्स बोलता है। वो लोग सब चीज़ें फिक्स करेंगे, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे होगा, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लो इंटरेस्ट रेट पे, सो दैट स्टॉक खरीद सके एंड सेल करने के लिए, प्राइसेस बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे मार्केट में एग्रीकल्चरल प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर के टुवर्ड्स, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी इंप्लीमेंट तो कर दी, लेकिन अब इवेल्युएट करते हैं कि भाई क्या हो रहा है उससे। द वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हैज सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। क्या लिमिटेशंस है देखते हैं। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द फेयर प्राइस। कॉस्ट पहले तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, कॉस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे, C2 C3 C निकाले, ठीक है, या तो फिर उसमें 50% ले या उसमें 10% ले, तो उसके वजह से रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होगा हम वो डिसाइड कर पा रहे नहीं हैं। अभी हमारे जितने क्राइटेरिया थे, एक तो भाई सब लोग अपने अपने क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया भी पॉसिबल नहीं है कि सब जगह पे सब क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो पाए। ये राज कृष्णा एंड रॉय चौधरी जी, इन्होंने क्या है कि इतने सारे क्राइटेरिया है, सब अनकोऑर्डिनेटेड है कि कुछ क्राइटेरिया कुछ जगह पे इंप्लीमेंट होते हैं तो कुछ दूसरे क्राइटेरिया कहीं और इंप्लीमेंट होते हैं। तो ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो सब जगह पे फिट हो पाए, तो उसके जो क्राइटेरियाज है दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है एंड थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें अलग हो रही है, वहाँ पे चीज़ें अलग हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है हमें प्राइस डिसाइड करने में, ठीक है। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, क्यों? तो गिवन द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द साइज, क्लास, इंटर रिलीजन एंड इंटर क्रॉप, द लेवल ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड बाकी सब चीज़ें arises to who and which region benefits the remunerative prices. Given the high degree of inequality, the distribution marketable surplus among different sizes, the chief beneficiaries of high agriculture prices will continue to be large farmers, ठीक है। जो भी कंडीशन है, जो भी चल रहा है मार्केट में, लेकिन जो हमने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाला है उसका फायदा लेके जाने वाले सबसे बड़े कौन है? तो लार्ज फार्मर्स जो है, बड़े बड़े फार्मर्स है, उनको ही इसका फायदा मिल रहा है। क्यों? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन रूरल एरियाज में, तो होता ही नहीं है। रूरल पुअर हु आर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड विल बी चीफ विक्टिम्स ऑफ हाई प्राइसेस, ठीक है। अभी गांव साइड तो सबको हाई प्राइसेस पे करके ही लेना पड़ेगा। इट इज लाइकली दैट डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ने ही वाला है, ठीक है। फिर माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट्स, ह्यूज फूड सब्सिडीज। अभी देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कम रख रहा है, ज़्यादा रख रहा है, एंड इशू प्राइस कम रख रहा है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो सब्सिडी होता है। वो सब्सिडी कौन पे कर रहा है? तो गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है। सीधी बात है, गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी में एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। CACP हैज बीन इंक्रीजिंग द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ईयर आफ्टर ईयर। हर साल वो लोग प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ CACP इज क्वेश्चन बाई इकोनॉमिस्ट कि भाई आप कौन से बेस पे इतना प्राइस रख रहे हो, ठीक है। द इंक्रीज इन प्राइस हैज नथिंग टू डू विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, से कोई लेना देना ही नहीं है। लार्ज फार्मर्स होल्ड द फूड ग्रेन्स एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइसेस। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स होर्डिंग करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और गवर्नमेंट को कंपलसरी बोलते हैं भाई प्राइस बढ़ाओ तो ही हम आपको बेचेंगे। मतलब वो लोग का हिम्मत देखो, होर्डिंग ऑफ गुड्स विद गवर्नमेंट को बोलते हैं ज़्यादा प्राइस नहीं दिया तो नहीं बेचेंगे, जाओ। अब वो लोग इतने लार्ज फार्मर्स होते हैं कि अगर वो लोग सप्लाई करना बंद कर देंगे तो मार्केट सप्लाई पूरा हिल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है उनको। गवर्नमेंट को भी बफर स्टॉक रखना है, गवर्नमेंट को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना है, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी देखना है, तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा प्राइस पे करके क्रॉप्स खरीद रहा है, ठीक है। देन आता है इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर। जो गाँव साइड के गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ये नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको तो PDS सिस्टम
प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस का बेनिफिट मिल रहा नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा प्राइस देंगे तो फार्मर्स को ज़्यादा मिलेगा और उसके बदले में बेचारे गरीब लेबरर्स को भी ज़्यादा प्राइस मिलेगा, लेकिन वो लोग ट्रिकल डाउन द वेजेस इज हार्डली अ फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीज, मतलब ज़्यादा कोई इंक्रीज वेजेस में होता नहीं है। हायर प्राइस तो वो लोग पुअर फार्मर्स को देते ही नहीं है। मार्केटेड सरप्लस जो रहता है फार्मर्स खुद ही सब ले जाते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद bias in favor of low cost states. The current practice of CACP is to fix a uniform price for the country as a whole on the basis of cost of production in a high cost state. As a result of this policy, the farmer in low cost region enjoy substantial differential cost. अभी क्या होता है, सपोज महाराष्ट्र में गुड्स बहुत सस्ते में प्रोडक्शन होता है एंड राजस्थान में गुड्स बहुत हाई प्राइस पे प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे देश में जो भी स्टेट का सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लेगी एंड उसके ऊपर कुछ परसेंटेज रख के मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया। सपोज 50 रुपये इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 25 रुपये गवर्नमेंट ने ऐड किया एंड 75 रुपीज़ सपोर्ट प्राइस रख दिया, ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस रख दिया। अब गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑल ओवर इंडिया सेम रखना है। अभी महाराष्ट्र में वही गुड्स 50 रुपये वाला 30 रुपीज़ में बन रहा है, तो महाराष्ट्र वाले को 45 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, जबकि राजस्थान वाले को सिर्फ 25 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो कितना ज़्यादा बायस हो गया ना, तो जो लो कॉस्ट स्टेट्स है उसके लिए तो बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। नॉट ऑल द कमोडिटीज़ आर कवर, जो मेजर कमोडिटीज़ है वो कवर की है, लेकिन बहुत सारी कमोडिटीज़ यहाँ पे कवर की नहीं है, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी फॉर द इंडियन फार्मर्स टू इंक्रीज, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाओ, ठीक है, कॉस्ट कम करना है। द गवर्नमेंट हाउएवर शुड नॉट अबेंडन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको देना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी पॉलिसी मेजर्स आप बनाते तो हो बराबर, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर, गिवन द लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सक्सेस ऑफ एनी पॉलिसी मेजर इज हाईली क्वेश्चनेबल। मतलब अपने देश में लोग इतने ऑनेस्ट है, इतने अच्छे से काम करते, पॉलिसी इतने अच्छे इफेक्टिवली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई अपने को तो क्वेश्चन मार्क ही है कि फार्मर्स को कोई फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।